नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक एक्सियोम 4 मिशन पूरा करने के बाद स्वदेश लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। कहा, अपने अनुभव साझा करने के लिए हूं बेताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। इस पहल से दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम के साथ साथ प्रदूषण से भी मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता को बताया जरूरी। वोकल फॉर लोकल को जीवन का मंत्र बनाने का किया आह्वान। कहा, रक्षा, ऊर्जा और कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना हमारा संकल्प। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने त्रिपक्षीय बैठक के दिए संकेत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार को ट्रंप से करेंगे मुलाकात। भारत ने कहा, संवाद और कूटनीति से ही शांति की राह संभव। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कान्हा की भक्ति में डूबे भक्त। मथुरा, द्वारिका सहित सभी मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। मुंबई समेत कई स्थानों पर दही हांडी कार्यक्रम आयोजित। गोविंदा आला रे की गूंज से आनंदमय हुआ माहौल। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने ऐतिहासिक 18 दिवसीय एक्सियोम 4 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्वदेश पहुंच गए हैं। यहां से वो अपने गृहनगर लखनऊ जाएंगे। वो 22 से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लेने के लिए फिर से दिल्ली लौटेंगे। वो पिछले 1 साल से एक्सियोम 4 मिशन के लिए अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहे थे। इंस्टाग्राम पर शुभांशु शुक्ला ने हवाई जहाज में बैठे हुए अपनी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि भारत वापस आने के लिए विमान में बैठते ही मेरे मन में मिश्रित भावनाएं उमड़ रही हैं। मुझे उन शानदार लोगों को पीछे छोड़कर जाने का दुख हो रहा है जो इस मिशन के दौरान पिछले 1 साल से मेरे दोस्त और परिवार थे। मैं इस मिशन के बाद पहली बार अपने सभी दोस्तों, परिवार और लोगों से मिलने को लेकर उत्साहित हूं और उनके साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए बेताब हूं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, क्योंकि शुभांशु शुक्ला जो हैं वो स्वदेश लौट आए हैं। ऐसे में भारत का जो परचम है वो और ज़्यादा बुलंद करते हुए वो नजर आए हैं। उन्होंने इतिहास रचा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जब बात होती है तो उसमें पहुंचने वाले पहले भारतीय बनकर उन्होंने इतिहास रचा। और ये एक्सियोम 4 जो मिशन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तमाम पहलुओं को लेकर अगर इस बारे में बात करें तो इस मिशन के दौरान उन्होंने 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लिया, जिसमें माइक्रो एल्गी और हड्डियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर अध्ययन भी शामिल थे कि किस तरह की गतिविधियां वहां पर देखने को मिलती हैं और कितना ये चुनौतीपूर्ण रहता है। इन तमाम विषयों पर लगातार वहां पर शोध किए गए और उसके बाद जब वो वहां पर थे तो वहां से सफलतापूर्वक वो 15 जुलाई को पृथ्वी पर वापस आए और आज उनकी स्वदेश वापसी हो रही है, जिसको लेकर पूरा देश उत्साह से लबरेज नजर आ रहा है। साफ तौर पर यह मिशन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें तमाम ऐसी बारीकियों पर बारीकी परीक्षण करने के बाद तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय लेने थे जिनसे मानव कल्याण का भला हो सके और आने वाले समय में भविष्य की योजनाओं को तैयार किया जा सके। तमाम ऐसे पहलू थे जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि वहां पर ग्रुप कैप्टन जिस तरह से शुभांशु शुक्ला ने अपना योगदान दिया वो अतुलनीय रहा है। और भारत का परचम जो है, भारत की जो शौर्य गाथा है उसको और ज्यादा प्रबल बनाने की जो दावेदारी उन्होंने पेश की है, उससे पूरी दुनिया में भारत का परचम और ज्यादा बुलंद होता हुआ नजर आया है। तमाम अलग अलग पहलुओं पर वहां पर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा शोध किए गए, अध्ययन किए गए और उसके बाद से एक सफल जो उड़ान थी वो नजर आई। और यही सब कुछ था जिसने काफी महत्वपूर्ण इस पूरे क्षण को बना दिया जब आज उनकी स्वदेश वापसी हुई है। ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो तो नजर आ ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्योंकि 18 दिन के इस मिशन में उन्होंने 3 जो उनके अन्य अंतरिक्ष यात्री थे उनके साथ मिलकर तमाम शोध किए और 60 से ज़्यादा प्रयोग और 20 जागरूकता सत्र भी किए, जिसमें अगर बात करें विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यावसायिक गतिविधियां हो, उसमें भी तमाम अलग अलग शोध के बाद बहुत कुछ वहां पर निर्णायक नतीजे जो हैं वो निकलते हुए नजर आए।
और एयरपोर्ट पर शुभांशु से मिलने और उनका स्वागत करने के लिए लोगों की भीड़ है। उनका उत्साह देखते ही बनता है। धरती पर पूरे विश्व का पताका तिरंगा फहराने वाले भारत के द्वितीय अंतरिक्ष यात्री आज दिल्ली के इस यहाँ प्रांगण में आ रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ कपिल मिश्रा जी का कि उनका स्वागत करने का आप लोगों का मौका मिला और भारत का सीना चौड़ा कर दिया। पूरे विश्व के अंदर तिरंगा लहराकर और भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं इसलिए आज उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ शुक्ला जी का, जिन्होंने जो मान सम्मान बढ़ाया हमारे देश का, देश के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने हैं। और आज जो जूम जो है अन्ना देख रहे हैं, दिन के आज 2 बज रहे हैं, पर हम समय नहीं देख रहे, हम अपना देश का गौरव देख रहे हैं, हम देश का सम्मान देख रहे हैं और इसलिए आज मैदान में हम खड़े हैं। उन्होंने चांद पे भारत का तिरंगा लहराया है और 110 करोड़ जनता उनके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। और हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो नरेंद्र मोदी का सपना है, उसमें से नया भारत कहीं ना कहीं आर्मी और ऐसे चीजों में जाए जो देश का कहीं ना कहीं नाम ऊंचा करने का काम करे। भारत माता की जय। तो निश्चित तौर पर ये जो पल है वो साफ तौर पर अपनी कहानी खुद ही बयां कर रहा है, किस तरह से लोग उनकी प्रतीक्षा में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह से हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत भी किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें ये मिशन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे जो है मानव कल्याण के लिए जो तमाम नीतियाँ बनी हैं, उससे जो तमाम शोध किए गए हैं, इसके अलावा जो अध्ययन किए गए हैं, तमाम ऐसे परीक्षणों के बाद अलग अलग क्षेत्रों में कि किस तरह से और ज़्यादा इसको विकसित किया जाए, किस तरह से और ज़्यादा प्रबल किया जाए। हमने देखा है कि भारत का परचम जो है वो पूरी दुनिया में किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से लहराता हुआ नजर आ रहा है। इसकी बानगी तमाम अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से देखने को मिली है, लेकिन शुभांशु शुक्ला ने जो जादू किया है वो किसी करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि यही सब कुछ है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया पर भारत की जो छाप है वो छोड़ रहा है। और इसी तरह से हमने देखा है कि किस तरह की जो परिस्थितियां इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में देखने को मिलती है, वहां पर क्या कुछ होता है, उन तमाम गतिविधियों से किस तरह से पार पाना है। और इसके बाद जब वो 18 दिन तक वहां पर थे तो क्या कुछ वहां पर नजर आया, ये लगातार वहां पर देखने को मिला। और उसके बाद एक सफल उड़ान के बाद जब सफल लैंडिंग हुई है तो अब जाके शुभांशु शुक्ला जो हैं वो स्वदेश उनकी वापसी हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में हर रोज लाखों गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं, दफ्तर जाने वालों से लेकर छात्रों तक, कारोबारियों से लेकर माल ढोने वाले ट्रकों तक, हर किसी को जाम में फंसना पड़ता है। राजधानी को जाम से राहत दिलाने और सफर को तेज और आसान बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यहां 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली की आउटर रिंग रोड, मुकरवा चौक और धौला कुआं पर ट्रैफिक की भीड़ से बचाएगा UER-2। 30 किलोमीटर का लंबा खंड GT करनाल रोड, रोहतक रोड से आने वाले लोगों को गुरुग्राम और दिल्ली एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 5,580 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दोपहर 12:30 बजे रोहिणी सेक्टर 37 में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान करेंगे। मल्टी कनेक्टिविटी मॉडल पर ये परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिसमें कि कई टनल और अंडरपास जो है वो बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद से दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि अब जाम से राहत मिल सकेगी। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली से बहादुरगढ़ और सोनीपत तक सीधी पहुंच होगी। औद्योगिक संपर्क में सुधार होगा, शहरी यातायात कम होगा और NCR में माल की आवाजाही में तेजी आएगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत ही प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे खंड का भी उद्घाटन करेंगे। ये 5,360 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये खंड यशोभूमि, DMRC की ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, बिजबासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे कुल 29 किलोमीटर लंबा है। मार्च महीने में प्रधानमंत्री ने इसके 19 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया था। द्वारका एक्सप्रेसवे का नवनिर्मित 10.1 किलोमीटर लंबा खंड एलिवेटेड है। ये दिल्ली द्वारका को गुरुग्राम से कनेक्ट करेगा। वहीं अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 एक्सप्रेसवे से यशोभूमि पर आकर जुड़ेगी। इससे अलीपुर से सीधे गुरुग्राम तक बिना जाम के कनेक्टिविटी मिलेगी। अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को दिल्ली के करीब 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली 2 प्रमुख नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राजमार्ग की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने लिखा कि
देश भर में हम कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ आवागमन की सुविधाएं बढ़ाने में निरंतर जुटे हुए हैं और इसी दिशा में कल दोपहर करीब 12:30 बजे 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इससे दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक और सुगम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक अखबार में लेख लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी के लेख का विषय है विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता। विभिन्न क्षेत्रों में भारत कैसे तेजी से आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है, तो रक्षा जैसे क्षेत्र में भारत के लिए आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात लिखी है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए वोकल फॉर लोकल को जीवन का मंत्र बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने आजादी के महापर्व को 140 करोड़ लोगों के संकल्पों का उत्सव बताते हुए लिखा है कि लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर योद्धाओं को नमन करने का अवसर मिलना गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से भी परे सजा दी। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि एक विकसित भारत का आधार एक आत्मनिर्भर भारत भी है। आत्मनिर्भरता सिर्फ आयात निर्यात या रुपए, पाउंड और डॉलर तक सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता हमारी क्षमता से जुड़ी है और जब आत्मनिर्भरता कम होने लगती है तो क्षमता भी लगातार कम होती जाती है। इसलिए अपनी क्षमता को संरक्षित बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि कल्पना कीजिए अगर हम आत्मनिर्भर न होते तो क्या हम ऑपरेशन सिंदूर को इतनी तेजी से अंजाम दे पाते। हमें इस बात की चिंता सताती रहती कि हमें आपूर्ति कौन करेगा, हमें जरूरी उपकरण मिलेंगे या नहीं वगैरह। आज हम जो नतीजे देख रहे हैं वे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में पिछले 10 वर्षों से हमारे निरंतर अभियान का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री ने तकनीक के क्षेत्र में बढ़ती भारत की ताकत का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हमारे देश में सेमीकंडक्टर से जुड़ी फाइलें 50 से 60 साल पहले चलनी शुरू हुई थीं, लेकिन तब सेमीकंडक्टर्स की अवधारणा को निरस्त कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज हमने सेमीकंडक्टर पर काम को मिशन मोड में आगे बढ़ाया है। जमीन स्तर पर 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर इकाइयां आकार ले रही हैं और 4 नई इकाइयों को हमने पहले ही हरी झंडी दे दी है। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा में 30 गुना वृद्धि हुई है। हम जल विद्युत के विस्तार हेतु नए बांध बना रहे हैं ताकि हमें स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो सके। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन के साथ भारत आज हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 10 नए रिएक्टर तेजी से प्रगति कर रहे हैं। 2047 तक जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, जिस वर्ष को हमने विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है, हम अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं लगातार देश की आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश का विकास इंजन साबित हो रहा है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, गतिशक्ति, जीएसटी और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी सरकारी पहल वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुगम बनाने के साथ आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं। सरकार के बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटलीकरण के प्रयासों ने विकास को और तेज किया है, जिससे भारत एशिया में एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। ये क्षेत्र 2.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और लाखों नए रोजगार पैदा कर रहा है। 2024 से 25 के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों ने 14.55 करोड़ टन रिकॉर्ड माल ढुलाई दर्ज की है। वहीं 2021 में भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का मूल्य $215 बिलियन आंका गया था, जो 2026 तक 10.7% की CAGR के साथ मजबूत विकास के लिए अच्छी स्थिति में है। डिजिटलीकरण और यूलिप जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्म से व्यापार को सुगम बनाने के साथ कंटेनरीकृत आयात निर्यात कार्गो की ट्रैकिंग संभव हुई है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के जरिए 57 केंद्रीय मंत्रालयों और सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ लाया गया है। समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के तहत बंदरगाहों को विकसित करके भारत को वैश्विक समुद्री महाशक्ति के तौर पर स्थापित करना है। रेल मंत्रालय माल ढुलाई के लिए 2 समर्पित गलियारे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकसित कर रहा है। इसमें कुल 2843 किलोमीटर में से 2741 किलोमीटर रूट मार्च 2025 तक चालू हो चुके हैं।
जिसका मकसद मौजूदा यात्री मार्गों पर भीड़भाड़ को कम करने के साथ परिवहन लागत में कमी लाना है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए 35 प्रमुख स्थानों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 5 के 2027 तक चालू होने की उम्मीद है। लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक अक्टूबर 2024 तक 75 मिलियन से ज्यादा एग्जिम कंटेनरों की आवाजाही पर नजर रखने में सफल रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद से देश भर में माल की आवाजाही अधिक सुव्यवस्थित हुई है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया। भारत का लक्ष्य 2030 तक दुनिया के शीर्ष 25 लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल होने का है। राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए फैसला लेने की समय सीमा तय करने के मामले में राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब में कहा है कि न्यायपालिका द्वारा समय सीमा निर्धारित करना संविधान के विरुद्ध होगा। केंद्र ने कहा है कि ऐसा करने से संवैधानिक अव्यवस्था पैदा होगी जो संविधान निर्माताओं की परिकल्पना के विरुद्ध होगा। केंद्र ने कहा है कि जब शक्तियों के प्रयोग को लचीला बनाए रखना हो तो संविधान कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं करता, क्योंकि अनुच्छेद 200 या 201 कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करते। संविधान ने जानबूझकर इस प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है ताकि राज्यपाल आवश्यकता अनुसार राजनीतिक व संवैधानिक परिस्थितियों के अनुसार विवेक का प्रयोग कर सकें। यदि न्यायालय इसमें समय सीमा जोड़ता है तो ये संविधान निर्माताओं की मंशा को ठुकराने के समान होगा। साथ ही जवाब में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 142 कोई ऐसी न्यायिक शक्ति नहीं है जो संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर सके और सर्वोच्च न्यायालय भी संवैधानिक प्रावधानों और सिद्धांतों से बंधा हुआ है। साथ ही केंद्र ने कहा है कि संविधान के किसी एक अंग की कथित विफलता किसी दूसरे अंग को ऐसी शक्तियां ग्रहण करने का अधिकार नहीं देती जो संविधान ने उसे नहीं दी है, और अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो इसका परिणाम एक संवैधानिक अव्यवस्था होगी जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल द्वारा कई विधेयकों को लंबे समय तक विचाराधीन रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर निर्णय की अधिकतम समय सीमा तय कर दी थी। और वहीं चुनाव आयोग ने कांग्रेस के एक्स पर पोस्ट किए गए वोट चोरी को लेकर साझा किए गए वीडियो को भ्रामक बताया है। आयोग के फैक्ट चेक में सामने आया है कि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के माध्यम से बनाया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता सूचियां कानून के अनुसार और पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार की जा रही हैं। आयोग ने बताया है कि कानून के अनुसार संबंधित एसडीएम, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी मतदाता सूची तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी निभाते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद उसकी डिजिटल और भौतिक प्रतियां सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती हैं और आम जनता के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती हैं। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पूरे 1 महीने का समय दिया जाता है। इसके अलावा अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी अपील की व्यवस्था होती है, जिसमें पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट और दूसरी अपील राज्य संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास की जा सकती है। आयोग ने बिहार के राजनीतिक दलों और मतदाताओं से अपील की कि वे मतदाता सूचियों की समय पर जांच करें और किसी भी त्रुटि को तुरंत संबंधित अधिकारी के समक्ष रखें ताकि सूची को और अधिक शुद्ध और पारदर्शी बनाया जा सके। द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर शनिवार को कोलकाता के एक होटल में चल रहा था। इस दौरान फिल्म की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और मीडिया सब मौजूद थे, मगर जैसे ही स्क्रीनिंग शुरू हुई तो पुलिस वहां पर आ गई और उसने सब कुछ रुकवा दिया। इसके बाद फिल्म मेकर्स और पुलिस के बीच बहस भी हुई। इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। पुलिस के इस अभद्र रवैये से फिल्म के प्रोड्यूसर और विवेक अग्निहोत्री दोनों दुखी दिखाई दिए। शुक्रवार को ही विवेक अग्निहोत्री ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया था कि द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च को लेकर होने वाले कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया था। सारी परमिशन होने के बावजूद ऐसा किया गया। इसके बाद फिल्म मेकर ने वहां के प्रशासन पर उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाया था।
पर उन्होंने कहा था कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं और ट्रेलर कोलकाता में ही लॉन्च करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला स्वदेश लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इसरो के चीफ और शुभांशु के परिवार के लोगों के साथ बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जोरदार यहां पर उनका स्वागत किया गया है। स्वदेश लौट आए हैं शुभांशु शुक्ला और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत यहां पर शुभांशु शुक्ला का किया गया है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद रही और इसके अलावा भी आपको बता दें कि इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण भी यहां पर मौजूद रहे और भव्य स्वागत आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर किया गया। और इसके अलावा भी इनके परिवार से भी लोग यहां पर इनको यहाँ पर रिसीव करने के लिए पहुंचे और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उनके इस जोरदार स्वागत के लिए पहले से यहाँ पर पहुंचे हुए थे और देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा इतिहास रचने के बाद किस तरह से जो कमाल शुभांशु शुक्ला ने किया है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये तमाम ऐसी बानगियां हैं जो लगातार देखने को मिली हैं, क्योंकि जब से ही इस मिशन की शुरुआत हुई थी उसके बाद से ही शुभांशु शुक्ला, जिनके वजह से पूरे देश का जो परचम है वो और ज़्यादा बुलंद होता हुआ नजर आया। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि जो तमाम शोध वहाँ पर एक्सियोम 4 मिशन के जरिए किए गए थे ISS में, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वहाँ काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पूरी जर्नी उनके एक बड़े संघर्ष को दिखाती है और आने वाले समय के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जब यहाँ पर पहुंचे और इसके साथ ही साथ रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे वार्तालाप हुई, किस तरह की कठिनाइयाँ, किस तरह की चुनौतियाँ उनके सामने आई और क्या कुछ वहाँ रहा, उनका पूरा जो एक्सपीरियंस था किस तरह से था और क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए, किस तरह से एक्सियोम 4 मिशन में अलग अलग तरह के शोध हुए और तमाम बातें जो निजी तौर पर की जाती हैं वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और आप ये भी समझिए कि तमाम इसमें ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जो इस पूरे मिशन के लिए बहुत खास थे, इस पूरी पृथ्वी के लिए बहुत खास थे। और ये अपने आप में एक संयुक्त मिशन, बहुत बड़ा मिशन, क्योंकि साफ तौर पर इसमें 60 वैज्ञानिक प्रयोग और अध्ययन किए गए और तकरीबन 31 देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए, जिसमें भारत समेत अमेरिका, पोलैंड, हंगरी, सऊदी अरब, ब्राज़ील, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और कई यूरोपीय देश भी इसमें शामिल रहे हैं। क्योंकि नासा और इसरो इस मिशन में संयुक्त रूप से कई अनुसंधान
कर रहे हैं और इन अध्ययनों में मांसपेशियों की जो मसल रीजनरेशन है उसको लेकर और एराइबल माइक्रोग्लाइड जो है वो अंकुरों की वृद्धि, सूक्ष्म जलीय जीवों का अंतरिक्ष में अस्तित्व और अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानव सहभागिता पर भी तमाम अध्ययन यहाँ पर किए गए जो काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण रहे हैं। और ये तमाम बिंदु इसलिए भी महत्वपूर्ण रहे हैं क्योंकि इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो विज्ञान, शिक्षा और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी जो परियोजनाएं उनको भी लेकर यहाँ पर बहुत लंबा शो चला है और बहुत कुछ यहाँ से निकलता हुआ सामने आया है। और ये सब इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरी पृथ्वी के लिए, मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए, आने वाले कल के लिए, एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए ये बहुत उपयोगी है। और आने वाले समय के लिए एक बड़ी जो वानगी है वो यहाँ से निकलती हुई नजर आई है। और यही सब कुछ कमाल जो किया है वो शुभांशु शुक्ला ने किया है। भारत का परचम पूरी दुनिया में एक बार फिर से शुभांशु शुक्ला ने जिस तरह से और ज़्यादा बढ़ाया है ये बहुत बड़ी प्रगति की ओर इशारा करता है क्योंकि इसमें तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर बातचीत हुई, अध्ययन हुआ। एक माइक्रो एल्गी करके जिसकी बात की जा रही थी क्योंकि ये हड्डियों पर पड़ने वाले प्रभाव को साफ तौर पर उसमें अध्ययन में भी शामिल किया गया था कि किस तरह की गतिविधियां वहां पर रहती हैं, कैसे वहां पे सरवाइव किया जाता है। और इसके अलावा भी तमाम इसमें जो अलग अलग वानगियां थी वो पेश होती हुई नज़र आई थी क्योंकि जब शुभांशु शुक्ला वहां पर पहुंचे और तकरीबन 18 दिन बाद 15 जुलाई को वापस पृथ्वी पर लौटे और आज स्वदेश उनकी वापसी हुई है, तो तमाम जो उनके अनुभव रहे हैं, किस तरह से रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां सामने आई और कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, कैसे उनसे पार पाया, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण था। तमाम ऐसे देश हैं जिनका बताया जा रहा है कि लगभग 31 देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए, जिसमें भारत, अमेरिका, पोलैंड, हंगरी, सऊदी अरब, ब्राज़ील, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और कई यूरोपीय देश इसमें शामिल रहे हैं, जिनसे जो आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण है, एक मजबूत भविष्य का निर्माण है, वो होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे तमाम जो प्रयोग हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से आने वाले कल के लिए जो बेहतर जो तस्वीरें हैं वो और निकलती हुई सामने आती हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये ज़ोरदार स्वागत किया गया है शुभांशु शुक्ला का केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब कुछ हो जाता है क्योंकि बहुत अहम ये पूरा क्षण है और इस क्षण का गवाह आज हर कोई बन रहा है। हर भारतवासी इस बात से लबरेज है, पूरा गर्व का पल इसे माना जा सकता है क्योंकि भारत के लिए, भारतवासियों के लिए और इसके अलावा पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक स्रोत रहा है कि शुभांशु शुक्ला से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि आने वाले कल के लिए कैसे अपने आप को इतना बेहतर बनाएं जिससे पूरे देश का और बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर जोरदार स्वागत शुभांशु शुक्ला का किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विक्ट्री का वो साइन दिखाया जा रहा है क्योंकि साफ तौर पर भारत का जो परचम है वो बुलंद किया गया है और शुभांशु शुक्ला ने ये कमाल करके दिखाया है। ऐसे में शुभांशु शुक्ला आज के उस यूथ की बहुत बड़ी प्रेरणा है जो आने वाले कल के लिए भविष्य में इस तरह की नीतियां लेकर आगे बढ़ने की जो कवायद है उसको आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उन युवाओं के लिए आज के लिए जो हम कह सकते हैं एक बहुत बड़े यूथ आइकॉन की तरह शुभांशु शुक्ला निकले हैं जो इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ मानव कल्याण के लिए भविष्य को संरक्षित और सुरक्षित भी रखना चाहते हैं। उनके लिए ये पल बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा ये पल पूरे देश के लिए है, देशवासियों के लिए है, गौरव का पल। क्योंकि जिस तरह से आज हर एक भारतवासी गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है कि भारत से कोई निकलकर, भारत के एक राज्य से, एक शहर से निकलकर, लखनऊ से निकलकर जब कोई अंतरिक्ष तक पहुंचता है और पूरी दुनिया में भारत का परचम बुलंद करता है तो कुछ इसी तरह की जो मुस्कुराहट है वो नज़र आती है। और ये जो चेहरा है वो साफ तौर पर अपनी कहानी खुद ही बयां कर रहा है कि किस तरह से एक बहुत बड़ा संघर्ष इसके पीछे छिपा था जो आज कामयाबी की एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, एक बड़े कीर्तिमान के तौर पर देखा जा रहा है। और यही मुस्कुराहट सब कुछ बयां कर रही है जो साफ तौर पर हर भारतवासी के चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आती है कि भारत
पूरी दुनिया में किस तरह से तेज़ गति से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और शुभांशु शुक्ला जैसे जो यूथ आइकॉन है वही हैं जो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत का जो पूरा भार है वो अपने कंधों पर लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरते हुए नजर आ रहा है। तपस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तपस अगर देखें तो साफ तौर पर पूरे देश के लिए बहुत बड़ा जो गौरव का क्षण है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में भी क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि आप ने सब कुछ कवर किया, किस तरह की तस्वीरें अभी तक निकलकर सामने आई, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? गौरव, मैं इतना बता सकता हूँ, अभी भी आपको आवाज आ सकती है, ढोल की, नगाड़ों की आवाज आ सकती है भारी मात्रा में। यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट में हमने देखा है लोग खिलाड़ियों के लिए आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वागत आज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का किया गया वो सच में देखने लायक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश की आस उनका होप और उनके जो लोग हैं उनका आशीर्वाद सब आज शुभांशु शुक्ला के साथ है। और आज जब वो आए तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी उनके लिए, उनकी एक नजर पाने के लिए। और आज इतनी भारी मात्रा में लोग आए थे, भारत का झंडा, ढोल, नगाड़े ये सब बज रहा था उनके स्वागत में, और वो सच में गदगद हो गए थे। उनको मिलने के लिए उनकी बीवी, उनका बच्चा भी आया था। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वो आई थी रेखा गुप्ता जी, उसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर स्पेस सेक्टर की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो आए थे, इसरो चेयरमैन नारायण वो आए थे नारायण। तो आप सब देखते हैं कि जो लोग इसमें बहुत इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे वो सब आए थे। और एक तरफ से उन सब के लिए एक बहुत ही एक ऐसा अनुभव था, एक ऐसा क्षण था जिसको लोग भुला नहीं सकते। जिस तरीके से वो आए, सब उनको आके गले मिले, उनको बधाई दी कि भारत का झंडा, भारत का नाम इस सब जगह पे उन्होंने लहराया। तो ये अपने आप में एक अद्भुत फीलिंग है गौरव। निश्चित तौर पर तापस, और इतिहास के पन्नों में भी ये दिन दर्ज होता है, क्योंकि साफ तौर पर देखें तो बहुत बड़ा गौरव का ये क्षण है, क्योंकि आने वाले समय के लिए भी तमाम हम देख सकते हैं कि जो अब यूथ है उसके लिए कहीं ना कहीं शुभांशु शुक्ला जो है वो यूथ आइकॉन की तरह काम करते हुए नजर आएंगे, जिन्हें अपना नाम और देश का नाम ऊंचा करना है। किस तरह की वानगी वहां पर निकलती हुई नजर आ रही है, किस तरह की, जी बिल्कुल तापस, तो किस तरह की वानगी वहां से पेश होती हुई नजर आ रही है? और कुछ लोगों से भी आपने बात की होगी, उनका क्या कहना है? देखिए, वो एक तरह से तन्मयता के साथ लोगों में जो जोश था, वो जो खरोश था, वो सच में देखने लायक था। झंडा हिला रहे थे और उसके साथ साथ लोग शुभांशु शुक्ला का नाम ले रहे थे। एक झलक पाने के लिए लोग खड़े थे और बहुत सिक्योरिटी जगह थी यहाँ पे। बच्चे आए थे वहां पे, वो उनसे मिलने आए थे। और बच्चे, जैसे आपने कहा कि वो बच्चे जो है वो एक तरह से ये यूथ आइकन बन चुके हैं उन सबके लिए, खासतौर से ये बच्चों के लिए। आपको याद होगा 1980 में जब राकेश शर्मा गए थे तो उनके लिए हमारी जो जनरेशन थी वो हम लोग उनको एक यूथ आइकन समझते थे। अब शुभांशु शुक्ला जब गए हैं तो उनके लिए जो आज के बच्चे हैं, जो आगे चल के अगले शुभांशु शुक्ला बनेंगे, उनके लिए वो यूथ आइकन बन चुके हैं। और ये साइंस के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी, ये जो पूरा सेक्टर है, इसके लिए ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है। मैं ये बताना चाहूंगा, अब इसके बाद भारत गगनयान मिशन शुरू करेगा। गगनयान मिशन कहिए, उसके साथ साथ मून मिशन कीजिए, ये जो जितने भी जो हम लोग कहते हैं कि स्पेस सेक्टर के जो मिशन है, वहां पे ये जो शुभांशु शुक्ला का जो मिशन रहा है, ये जो इन्होंने कारनामा किया है, ये सच में एक तरह से मील का पत्थर साबित होने वाला है पूरे भारत के लिए, सिर्फ नहीं पूरे विश्व के लिए। बिल्कुल। और जो अभी तक जो भी इस पूरे मिशन के जरिए जो भी कुछ उन्होंने सीखा है, जो भी उनके अनुभव रहे हैं, वो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि वो भारत के भी बहुत काम आएंगे, क्योंकि तमाम इस तरह के मिशन हैं जो भारत भी जिनको अंजाम देता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, गगनयान मिशन जो है वो इसका एक तरह से जीता जाता एक उदाहरण है। ये हमारा खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा स्पेस में, और उसको बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में, किस तरीके से उसमें देखने की जाए, क्या क्या चीजें की जानी चाहिए, वो जो एक्सपीरियंस है वो शुभांशु शुक्ला वो बताएंगे। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो उस तरीके से इस चीज को बनाएंगे जिससे कि लोग और पूरा देश उसको आगे लेके जाए। पूरे विश्व की नजर जो है भारत में इस वक्त है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब इस वक्त 2014 के बाद, पिछले एक दशक के बाद
भारत में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स आ चुके हैं, भारत में कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जा रही हो चुके। तो ये जो स्पेस स्टेशन किया जाएगा, ये गगनयान मिशन किया जा रहा है, उसमें ये बहुत बड़ा एक अहम भूमिका निभाने वाला है। ये पूरा इकोसिस्टम जो तैयार हो रहा है उसमें ये सुभाष शुक्ला का जो एक्सपीरियंस है ये एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। और इसी वजह से भारत के लिए, इसरो के लिए, पूरे स्पेस सेक्टर के लिए, भारत के, विश्व के ये जो एक्सपीरियंस रहा है सुभाष शुक्ला का, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि एक स्टेपिंग स्टोन है, एक बेंचमार्क तैयार कर दिया गया। इसके बाद गगनयान कहिए, मून मिशन कहिए, इसके या फिर जो हम बात करें मार्स मिशन की, ये जो जितने भी सारे मिशन हैं इन सब में ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में तापस, साफ तौर पर अगर देखें तो बीते, अभी हम इतिहास के पन्नों को उठा के देखें तो बीते कुछ दिन पहले ही अभी हमने निसार मिशन देखा था जो नासा और इसरो ने साथ मिलकर लॉन्च किया था, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके बाद जिस तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं कि इस तरह के और भी मिशंस हैं जिनमें और ज़्यादा सफलता मिलती हुई नजर आएगी, किस तरह से एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह के अभी आपने स्टार्टअप की बात की तो स्टार्टअप्स में भी एक बड़ा बूस्ट देखने को मिला है स्पेस इकोनॉमी को लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो स्पेस इकोनॉमी, ये जो स्पेस सेक्टर है, ये मल्टी बिलियन डॉलर एक सेक्टर है और यहाँ पे भारत को एक अग्रणी भूमिका निभानी है। इस वक्त भारत को जो इस सेक्टर में जो पार्ट है वो कह सकते हैं कि ज्यादा नहीं है, लेकिन भारत चाहता है, इनफैक्ट इन स्पेस शुरू किया गया है। इन स्पेस है कि जो प्राइवेट सेक्टर यहाँ इस सेक्टर में आए उनको इसरो और जो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग से उनको फायदा मिले। और हम देख पा रहे हैं अभी इस वक्त, आपने निसार कहा, आपने इससे पहले भी बात की, एक से बढ़कर एक स्टार्टअप्स बढ़ के आ रहे हैं। अब उनको स्टार्टअप्स कहना भी शायद गलत होगा क्योंकि वो एक अलग लेवल पे लेके चले गए हैं। इनफैक्ट पूरे विश्व की नजर इनफैक्ट यहाँ पे है। हम बात करते हैं, हम जैसे कि स्पेसएक्स की बात करते हैं, वो दिन दूर नहीं कि हमारे भारत के जो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो स्पेसएक्स को टक्कर देने में कामयाब होंगे। हम ऐसे ध्रुवा स्पेस है, अग्निकुल है, ये ऐसे बहुत सारे स्पेस सेक्टर के हैं, पिक्सल ये जो कंपनीज हैं ये बहुत कटिंग एज लेवल पे काम कर रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि जहां पे भारत इस स्पेस सेक्टर में, स्पेस इकोनॉमी सेक्टर में, जो कि मैंने कहा कि मल्टी बिलियन डॉलर इकोनॉमी है, यहाँ पे एक मेजर पावर के हिसाब से निकलेगा। और ये इसलिए कहता हूं कि हम बात 2014 में करें तो शायद उंगलियों में गिनने चुने स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स नहीं थे और आज 100 के ऊपर स्टार्टअप्स चले गए ऐसे, और ऐसे स्टार्टअप्स है जो विश्व में अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो ये वो दिन दूर नहीं है जब हमारा खुद स्पेस सेक्टर में, स्पेस में हमारा खुद का, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, हमारा खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा, जो भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा जिसको गगनयान नाम दिया जा रहा है, वो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम देख पाएंगे कि पूरे विश्व, हम कहते हैं ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ग्लोबल साउथ को जिसको जरूरत है वो यहाँ पे आए और इस जो गगनयान मिशन में शामिल हो और देखें। बिल्कुल। तापस, किस तरह के रिएक्शंस निकल के लगातार वहां पर जो लोग थे उनसे अपने बातचीत की होगी, किस तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आए, और जिस तरह से देखें कि एक शहर से निकलकर अंतरिक्ष तक की यात्रा करना, ये अपने आप में कितना बड़ा पल हो जाता है और कितना बड़ा बदलाव लाता है किसी भी मानव जाति को लेकर और मानव कल्याण को लेकर? देखिए, पहले तो आपके सवाल का जवाब देता कि लोग जो थे, जैसे मैंने कहा कि लोगों में जोश, जुनून, जज्बा जो था वो सच में देखने लायक था। जिस तरीके से ढोल नगारे की आवाज बज रही थी और मतलब कम से कम 1 घंटे से लोग एक दीदार को तरस रहे थे शुभांशु शुक्ला के। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार एक गर्मी के है, पसीना छूट रहा है, लेकिन ढोल नगारे कंटिन्यूसली बजे जा रहे थे और ये दिखाता है कि कितना प्यार है भारत के दिल में शुभांशु शुक्ला के लिए। तो ये तो रहा यहाँ पे। दूसरा जो आपने कहा कि जिस तरीके से बच्चे आए, जिस तरीके से बच्चे से मिले, और जो मैं बाबा कह रहा हूं कि ये एक तरह से मील का पत्थर है। ये जो जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को वहां पे लोहा मनवाया कि देखिए भारत का एक एस्ट्रोनॉट वहां पे गया है जहां पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जा सकता है, और वहां पे जाके ये साइंटिफिक स्टडीज की गई है, उनको लेके आए
और जैसे कहा कि कहां से कहां तक उनकी जो पूरा जर्नी है वो देखे तो वो दर्शाता है कि अगर आप चाहें तो सब कुछ मुमकिन है। और आज इस नए भारत में नई सोच के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं और ये इसका जीता जागता एक उदाहरण है। ऐसे में तापस ये कितनी बड़ी प्रेरणा देता है आने वाले कल के लिए, जो अभी जो कह सकते हैं जो युवा हैं उनके लिए, क्योंकि आने वाले समय में जैसा हम देख रहे हैं विकसित भारत की कड़ी 2047 तक का विकसित भारत बनाने का जो चैलेंज है वो साफ तौर पर नजर आता है। उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए ये कितना बड़ा कदम और कितना बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहेगा? उसमें कोई दो राह नहीं है। मैं जैसे मैंने कहा कि ये जो वैसे बच्चे जो हैं, जैसे राकेश शर्मा जब गए थे स्पेस में और उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा देश हमारा, तो वो हम जैसे लोगों को हमारी जनरेशन को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। आज शुभांशु शुक्ला का ये जो कीर्तिमान है, ये आज हमारी जो जनरेशन है, जो नई जो जनरेशन है, उनको एक तरह से इंस्पायर करेगा कि हमें भी विश्व आगे बढ़ना है, हमें भी स्पेस में जाना है। और ये स्पेस इकोनॉमी, स्पेस सेक्टर, स्पेस का जो पूरा टेक्नोलॉजी है, ये आमूलचूल परिवर्तन देख पा रहा है। पिछले अगर हम 10 साल, एक दशक देखें, इसमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ये अब हम कह सकते हैं कि समय आ चुका है, भारत का समय है ये, और भारत को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 2047 का जो भारत का एक दृढ़ निश्चय है कि हमें विकसित भारत बनना है, उसमें ये एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि हम जब बात करते हैं विकसित भारत की, यानी डेवलप भारत की, तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम इकोनॉमी उससे आगे बढ़े, हम पढ़ाई में आगे बढ़े, हम इंजीनियरिंग में आगे बढ़े, हम मिलिट्री में आगे बढ़े, हम एक ओवरऑल चीज में आगे बढ़े। और स्पेस सेक्टर बहुत अहम हो जाता है। आपको याद होगा गौरव की जब एक कोल्ड वॉर चल रहा था, जब यूएस और यूएसएसआर में जो कोल्ड वॉर चलता था, उसमें कौन ज्यादा डेवलप है, कौन ज्यादा आगे है, उसका ये स्पेस होड़ से पता चलता था कि कौन आगे स्पेस में जा पाएगा, कौन चंद्रमा में पहले पहुंच पाएगा। तो ये एक तरह से बताता है कि आप में कितनी कुव्वत है, आप में कितनी ताकत है। और ये आज भारत ने साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। इसरो ने बार बार शो किया है कि जब एक समय था जब उनको एक गाड़ी में अपने रॉकेट लेके जाने पड़े थे, और आज वो अपने रॉकेट्स में विश्व के जो टॉप जो सैटेलाइट्स हैं उनको भेज रहे हैं स्पेस में। तो कहां से एक जो शुरुआत की थी पिछले जो 7-8 दशक की जो शुरुआत है, वो आज यहां पे पहुंची है कि पूरा विश्व आज लोहा मानता है इसरो का कि बहुत कम जो चीजें हैं उनके साथ बहुत ज्यादा हासिल करना अगर किसी को आता है तो वो भारत को आता है। और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसे में अगर देखें तो अब किस तरह से आने वाली जो दिशा और दशा है वो हम देख सकते हैं स्पेस सेक्टर में भारत के लिए बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा बेंचमार्क तो यहां से सेट करते हुए नजर आ ही रहे हैं। कीर्तिमान भी भारत ने रचा है, इतिहास भी भारत ने रचा है। तो ऐसे में आने वाला समय और आने वाला कल अब कैसा होने वाला है, अगर हम इसको समझना चाहें तापस, तो देखिए इसमें दो चीजें बहुत अहम हो जाती है गौरव। सबसे पहला चीज है कि भारत का गगनयान मिशन जो है अब उसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 2 साल के अंदर इसमें एक बहुत बड़े डिसीजन हम देख पाएंगे। दूसरा जो अहम है कि स्पेस सेक्टर इकोनॉमी, स्पेस में सेक्टर इकोनॉमी जब हम बात करते हैं उसमें इसरो भी आता है, उसमें स्टार्टअप्स भी आते हैं, उसमें पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो आता है। ये आप देखेंगे इसमें एक बहुत ज्यादा बढ़ावा आगे निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जब बात की थी या स्पेस सेक्टर के ये इस अपने इंडिपेंडेंस स्पीच में उन्होंने ये भी बात की कि भारत को स्पेस सेक्टर में भी आगे बढ़ना है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप चंद्रमा में या स्पेस में अपने आप को अपना स्पेस स्टेशन लेना चाहते, लेकिन जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आप उससे हासिल करते हैं वो टेक्नोलॉजी जो है लोगों में, खासतौर से कॉमन मैन को फायदा देने में बहुत मदद होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम लोग जो बार बार बात करते हैं जैसे सियाचिन में किस तरीके से हमारे जवान रहते हैं, वो जो टेक्नोलॉजी है, वो जो टेंट में जो टेक्नोलॉजी लगी थी वो इसरो और डीआरडीओ की मदद से ली जाती है। वैसे ही हाई ऑल्टीट्यूड में अगर किस तरीके से रहना है वो जो टेक्नोलॉजी है वो इसरो ने प्रोवाइड की है।
जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जो रॉकेट प्रोपल्शन की जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, वो हमारे साइंटिस्ट को, हमारे डिफेंस पर्सनल को मिलता है यहां से। तो ये ऐसा नहीं है कि एक हमने रॉकेट उड़ा दिया, हमने किसी को स्पेस में पहुंचा दिया है। ये जो पूरा इकोसिस्टम उसके बाद तैयार होता है, वो इकोसिस्टम आपको डेवलप्ड कंट्री यानी एक विकसित भारत बनने में कारगर साबित होता है। निश्चित तौर पर तापस, और इसकी वानगी हमने कई बार देखी भी है और शुभांशु शुक्ला ने इस बात को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है कि किस तरह से जो भारत का परचम है पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। स्पेस सेक्टर की लगातार हम बात कर रहे हैं क्योंकि शुभांशु के जो अनुभव है वो लगातार आगे काम आता हुआ नजर आएगा। ऐसे में विकसित भारत की इस कड़ी की जब हम बात करते हैं तो साफ तौर पर हम आने वाले समय के लिए भी देखते हैं कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अभी जो बात है वो ये है कि इनके एक्सपीरियंस से उन सब चीजों को बहुत ज्यादा एक नया आयाम और बल मिलता हुआ नजर आएगा। किस तरह से अगर हम देखें तो भविष्य की जो दिशा और दशा है वो बदलती हुई नजर आएगी तापस? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये, जैसे मैंने कहा, ये एक तरह से एक मील का पत्थर है। भारत के इसके बाद जितने भी स्पेस सेक्टर के मिशंस हैं, यहाँ पे जो शुभांशु शुक्ला का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अहम है, वो बहुत कारगर है। वो बताते हैं कि किस तरीके से जो, जैसे स्पेसएक्स का जो रॉकेट जिससे गए, जिस तरीके से आगे पहुंचे, वो एक अलग तरीके का रॉकेट था। क्या भारत इस तरीके का रॉकेट बना सकता है, इतना पावरफुल रॉकेट बना सकता है, और बना भी रहा है, काम भी चल रहा है इसमें। तो इसमें ये भारत के जो स्पेस सेक्टर के जो स्टार्टअप्स है, जो साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर्स हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। क्या हम उसमें ट्वीक कर सकते हैं, क्या नहीं, क्या उसमें हम बदलाव कर सकते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्यूल यानी जो फ्यूल लेके जा सकता है आगे, और उसके साथ साथ सेफ्टी भी रखे, और वापस री एंट्री यानी आप जब लेके आते हैं रॉकेट को ऊपर, उसके बाद उसको वापस आने का जो होता है वो अहम हो जाता है। तो ये बहुत अहम टेक्नोलॉजी, तो ये जो चीजें हैं ये मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा काम होगा, और अगले 1-2 साल में आप देखेंगे कि ये जो एक्सपीरियंस भारत को मिला है, इसका बहुत ज्यादा फायदा हमारे गगनयान मिशन या फिर चंद्रयान मिशन, आदित्य मिशन हम देख पाते हैं, और जो उसके साथ साथ मार्स मिशन है, अगले जो चरण पे इन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट करने वाला है। बिल्कुल तापस, टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे चेंजेस हमने देखे हैं, तो क्या देखेंगे कि आने वाले समय में भी हम टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर नजर आ सकते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। जो कि पहले क्रायोजेनिक इंजन का एक पूरा टेक्नोलॉजी होती थी, अब उसमें चेंजेस आने लगे हैं, कूलेंट आने लगे हैं, किस तरीके से उसको कूल किया जाए, किस तरीके से उसको बिना किसी दिक्कत के साथ, यानी उसमें जो गलती की जो गुंजाइश होती है उसको जीरो की जाए। ताकतवर, देखिए सबसे अहम चीज है रॉकेट में दो, उसमें पावरफुल होना चाहिए रॉकेट की, एक पावर के साथ ऊपर लेके जाए। दूसरा, वो कम से कम ईंधन का उपयोग करे, क्योंकि ऊपर अगर मैन्यूवर करना पड़े स्पेस में या, तो उसमें वहां पे ईंधन की बहुत जरूरत पड़ जाती है। और तीसरा बहुत अहम, जैसे मैं कह रहा हूं, वो री एंट्री, यानी आपके जो लोग हैं, जो आपके एस्ट्रोनॉट है, जो स्पेस मिशन में गए हैं, गगनयान में रहेंगे, उनको वापस कैसे लेके आएंगे। ये एक पूरी टेक्नोलॉजी होती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप वापस आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा घर्षण लगता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है बाहर। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत बार देखा गया कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है वो बदल रही है, और टेक्नोलॉजी पे काम लगातार किया जा रहा है, जिससे कि जो कोटिंग लगती है जो री एंट्री व्हीकल पे, वो बदल रहा है, उसको और ज्यादा सख्त और उसको और ज्यादा हीट रेजिस्टेंट बनाया जा रहा है। तो ये सब जो काम है वो हमारे DRDO के साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, ये सब मिलकर काम करें, और वो दिन दूर नहीं कि जब जो स्पेस में खुद हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा, जो भारत का खुद का होगा, गगनयान हमारा खुद का होगा। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हम बात करें, क्योंकि शुभांशु शुक्ला जिस मिशन पर गए थे, एक्सियोम 4 मिशन पर, क्या खासियत इस पूरे मिशन की रही है, और किस तरह से अगर उसका हम निचोड़ कहें, क्या कुछ उसकी समरी निकलकर सामने आई है? तमाम जो अध्ययन और शोध किए हैं, किस तरह से पूरे मानव कल्याण के लिए बहुत कारगर साबित होगा? देखिए, एक तो बात यह है कि जैसे मैंने कहा, उसमें बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक स्टडीज की जा रहे हैं जिसको इतनी जल्दी नहीं आएगा उसका रिजल्ट, लेकिन उसका जब रिजल्ट आने लगेगा वो पता चलेगा कि किस तरीके से वो मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। खासतौर से जो इम्पैक्ट होता है बोन्स पे, शरीर पे, जीरो ग्रेविटी पे, वहां पे किस तरीके से पेड़ पौधे उगते हैं, किस तरीके से हम कृत्रिम
सृष्टि कर सकते हैं पूरे सिस्टम का। तो वो जो चीज़ें हैं वो अहम है। बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज हुई है, उनका एक एक करके जब उसका रिप्लाई वो एक एक करके रिजल्ट आएगा तो वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त हम ये कहेंगे कि ये सच में जीत है भारत की, शुभांशु शुक्ला की और पूरे देश की, कि विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन किया है। निश्चित तौर पर, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ऐसे में अब जैसे कि वो स्वदेश उनकी वापसी हो गई, आगे का शेड्यूल क्या रहने वाला है, किस तरह से वो आगे के जो शेड्यूल्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, किस तरह से रखे गए हैं? देखिए, जितना मुझे अभी पता चला है कि अभी तो वो अभी घर जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनको मिलना है। लेकिन किस वक्त वो अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन सब जितने भी लोग हैं, उनके घर वाले, उनकी फैमिली मेंबर्स, वो सबसे ज्यादा उनके साथ समय बिताना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा समय घर से दूर रहें, अपनी फैमिली से दूर रहें। आज उनका एक छोटा सा बच्चा आया था उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो बहुत दिनों से अपने पिताजी से नहीं मिला था। तो आज देख रहे थे कि किस तरीके से कितना एक्साइटमेंट था उस बच्चे में अपने पिताजी के साथ समय बिताने के लिए। तो आज वो हम देख पा रहे थे, वो सबको दरकिनार करके अपने पिताजी के साथ जाके मिला, उनको गले लगाया। उनकी वाइफ जो आई थी वहां पे, वो उनके साथ समय बिताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय होता है लोग एक दूसरे से अलग थे। तो ये अपनी फैमिली के साथ ज्यादा जरूर समय बिताना चाहेंगे इस वक्त। बिल्कुल तापस, और ऐसे में साइंटिफिक पहलुओं को भी समझने की कोशिश करें तो अब क्या लगता है यहाँ से कितना बड़ा नया आयाम निकलता हुआ नजर आएगा? जैसे मैंने कहा कि एक के बाद एक जो साइंटिफिक स्टडीज की जा रही है, उसके जब रिजल्ट आने शुरू होंगे, वो रिजल्ट दर्शाएगा कि ये जो मिशन था वो कितना बड़ा सक्सेसफुल रहा। लेकिन भारत के लिए सक्सेसफुल इसलिए है कि वो जो एक्सपीरियंस भारत को मिला, ऑलमोस्ट 4 दशक भारत नहीं गया था, किसी ने सोचा भी नहीं था। हर कोई ये कहता था कि एक भारत ऐसा देश जो गरीब है, कमजोर है, क्या उसके लोग जा सकते हैं? आज भारत ने दिखा दिया कि ना हम कमजोर हैं, ना हम गरीब हैं, हम आ चुके हैं। हमारे पास हर चीज़ है, हमारे पास हर सुविधाएं हैं और हम हर सहूलियत आगे लेके जा सकते हैं। स्पेस जो है, जो आखिरी, हमेशा कहा जाता है, एक फेमस लाइन है कि स्पेस है आखिरी बाउंड्री, उस बाउंड्री को भी आज हमने छू लिया है, पा लिया है। तो इसीलिए अब भारत जो है डेवलप कंट्रीज की जो श्रेणी में वहां पे पहुंच चुका है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तापस, ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है और आने वाले समय में भी भविष्य से जो बेहतर निर्माण होता हुआ नजर आएगा उसमें भी देखा जाएगा कि किस तरह से और ज्यादा परचम जो है वो भारत का बुलंद होता हुआ नजर आता है। तापस, अगर एक और सवाल आपसे यहाँ समझना चाहें कि किस तरह से अब जो तमाम हमने देखा, जो तमाम पहलू हैं, जो तमाम शोध और अध्ययन वहाँ पर किए गए, चाहे हम शिक्षा की बात कर लें या इसके अलावा जो अलग अलग बातें हैं, विज्ञान को लेकर बातें हैं, और इसके अलावा भी जो अलग अलग गतिविधियाँ वहाँ पर हुई हैं, हम इसको कैसे मानवीय पहलुओं पर समझें कि जब इस तरह के स्पेस स्टेशन में इस तरह की कार्यप्रणाली होती है और जब भारत इसको क्रिएट करेगा तो किस तरह से वहां पर इसमें हम नई दिशा और दशा देख पाएंगे और किस तरह से तब भारत का परचम जो है वो और ज्यादा बुलंद होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हमने देखा है तमाम पहलू ऐसे रहे और वहां से भी हमने देखा है कि बहुत बड़े बदलाव की जो तस्वीर है वो भी निकलती हुई नजर आई है। तापस, देखिए, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो है भारत के लिए गगनयान जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। गगनयान जो है भारत का, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं गगनयान मिशन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए। शायद 2027 तक हम अपना पहला गगनयान मिशन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ अगेन, ये शुभांशु शुक्ला जी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और उनके साथ साथ जो एक और जो उनके साथ गए थे नायर, जो एस्ट्रोनॉट नायर, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से नासा के साथ काम किया, उन्होंने जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम किया है उनके साथ क्लोजली, तो वो एक तरह से आप सोच सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अभी भारत का जो सबसे अहम प्लान है कि 2035 तक एक अपना खुद का स्पेस स्टेशन हो जाने का, और इसका एक क्रू मिशन जो होगा वो करीब 2027 तक हम एक्सपेक्ट करें। अगले 2 साल में एक क्रू मिशन, यानी मानव एक स्पेस के साथ जाएगा वहां पे। तो ये जो चीजें हैं, ये
टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत नमूना होगा। अगर जिस तरीके से अगर पूरा गगनयान मिशन तैयार हो रहा है, जो स्पेस स्टेशन तैयार होगा, बिल्कुल, और इसकी जो तैयारियां हैं तापस साफ तौर पर चरम पर भी नजर आ रही हैं और इसकी तैयारियां भी बहुत जोरदार तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और शुभांशु शुक्ला जब भारत लौट आए हैं तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस था, यानी कि उनका जो अनुभव था, वो यहाँ पर बहुत काम आता हुआ नजर आएगा और इसकी वानगी देखने को मिलेगी और इसका जो प्रेरणा का स्रोत है वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तापस, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।